नमस्कार। सुन लो यूपीएससी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज ट्यूसडे 5 अगस्त 2025 है और हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद जरूरी करंट अफेयर्स पर विस्तार से बात करेंगे। आज का ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये आपकी तैयारी को एक नई धार देने और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझने का एक प्रयास है। बिल्कुल। आज के विश्लेषण से गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और यहाँ तक कि एथिक्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर एक गहरी समझ बनाने में मदद मिलेगी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक सत्र। सबसे पहले थोड़ी सी प्रेरणा। सिविल सेवक बनने का ये सफर, ये एक मैराथन जैसा है ना? और ये छोटे छोटे अनुशासित दिनों से ही बनता है। सही कहा। आज भी वैसा ही एक दिन है। कभी कभी सिलेबस इतना बड़ा लगता है कि भारीपन महसूस होता है, पर महारत तो एक एक हिस्से को जीतकर ही हासिल होती है। आज के दिन की शक्ति को पहचानना जरूरी है। हर विश्लेषण, हर नीति, हर नैतिक दुविधा जो हम डिस्कस करते हैं, वो आपके भविष्य की नींव का एक एक पत्थर है। हाँ, और लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। लक्ष्य है एक ज्ञानी, एक सहानुभूतिपूर्ण और एक प्रभावी प्रशासक बनना। तो आज की जो मेहनत है वो कल देश की सेवा का पहला कदम है। आज की शक्ति को अपनाएं। अच्छा, तो आज हम किन किन विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जीएस पेपर 2 से जुड़ा मुद्दा देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, संसद और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला। ठीक है, फिर जीएस पेपर 3 में हम दो जरूरी चीजें देखेंगे। एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट, मतलब दुनिया के वनों की क्या स्थिति है। अच्छा, एनवायरनमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। हाँ जी। और दूसरा इकोनॉमी से जुड़ा भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, विदेश व्यापार नीति 2023 का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में। गॉट इट। और जीएस पेपर 1? जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से जुड़ा एक बहुत ही रोमांचक विषय है। कच्छ के पड़ता बेट में हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की एक नई खोज हुई है। वाओ, ये तो सुनने में ही मजेदार लग रहा है। हाँ, काफी अहम खोज है ये। फिर जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, नीति शास्त्र से जुड़ा एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, पब्लिक ड्यूटी बनाम प्राइवेट इंटरेस्ट की कशमकश पर। ठीक है। और अंत में हमारा डेली एग्जाम कॉर्नर तो है ही, जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस प्रश्न, एक छोटा सा क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड्स शामिल होंगे। बढ़िया। तो एजेंडा काफी स्पष्ट है। चलिए शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 के पहले विषय से। तो पहला विषय है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति। ये मामला पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में रहा। हाँ बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता, उसकी इंडिपेंडेंस, ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। सही बात है। निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की नींव है। एग्जैक्टली। और दशकों से इस बात पर बहस चलती आ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति कैसे हो। चिंता ये रही है कि अगर नियुक्ति पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के हाथ में हो तो क्या ईसीआई स्वतंत्र रह पाएगा? हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। संविधान में इस बारे में क्या कहा गया है? संविधान का आर्टिकल 324(2) अनुच्छेद 324(2), मैं दोहराती हूँ, आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। मतलब संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन। लेकिन दिक्कत ये थी कि संसद ने सालों तक इस पर कोई कानून बनाया ही नहीं। जी हाँ, इसी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम या संवैधानिक रिक्ति कहा गया। कई दशकों तक कोई विशेष कानून नहीं था और इसी रिक्ति को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने 2023 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कौन सा केस था वो? वो था अनूप बरनवाल वी यूनियन ऑफ इंडिया केस, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामला। मैं फिर से नाम दोहराती हूँ, अनूप बरनवाल वी यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम समिति का गठन किया था नियुक्ति के लिए। अच्छा, और उस समिति में कौन कौन थे? उस अंतरिम समिति में थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा में विपक्ष के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई को शामिल किया गया था। क्यों महत्वपूर्ण माना गया था सीजेआई की भूमिका को? देखिए, कोर्ट का तर्क था कि सीजेआई की उपस्थिति से चयन प्रक्रिया में एक तरह का संतुलन और निष्पक्षता आएगी।
क्योंकि सीजीआई को कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र माना जाता है। तो ये ईसीआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम था। लेकिन फिर संसद ने एक नया कानून बना दिया इस पर, कोर्ट के फैसले के बाद। जी हाँ, कोर्ट के फैसले के कुछ महीनों बाद ही संसद ने एक नया कानून पारित किया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। मैं फिर से दोहराती हूँ, एक्ट का नाम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। और इस नए कानून ने क्या किया? इसने उस समिति को बदल दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। बिल्कुल, इस नए एक्ट ने एक नई चयन समिति का प्रावधान किया। अब इस समिति की संरचना है, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर जो अध्यक्ष होंगे, नंबर 2 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा जो सदस्य होंगे, और नंबर 3 एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिन्हें प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित किया जाएगा, वो भी सदस्य होंगे। अच्छा, तो मैं फिर से संरचना दोहराता हूं ताकि सबको स्पष्ट हो जाए। पीएम अध्यक्ष, एलओपी सदस्य और पीएम द्वारा नामित एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सदस्य। जी हाँ। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सीजीआई बाहर हो गई समिति से। हाँ, सीजीआई को इस नई समिति से हटा दिया गया और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया जिनका नामांकन पीएम करेंगे। तो इससे तो समिति में सरकार का पलड़ा भारी हो गया। मतलब पीएम और उनके द्वारा नामित मंत्री 2 लोग सरकार से हो गए और विपक्ष के नेता अकेले रह गए। 2-1 का बहुमत हो गया एग्जीक्यूटिव का। एग्जैक्टली, यही मुख्य आलोचना का बिंदु बना। सरकार का नियंत्रण चयन प्रक्रिया पर बढ़ गया, ऐसा तर्क दिया गया, और इसी आधार पर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या तर्क दिया गया चुनौती देते समय? मुख्य तर्क यही था कि ये नया कानून ईसीआई की स्वतंत्रता को कम करता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये कार्यपालिका को नियुक्ति प्रक्रिया में अत्यधिक शक्ति देता है। और ये भी कहा गया कि ये कानून अनूप बरनवाल निर्णय के प्रभाव को, उसकी मंशा को खत्म करने की कोशिश है। तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोर्ट इस कानून पर रोक लगा दे, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? हाँ, हाल ही में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी, और कोर्ट ने इसके पीछे मुख्य कारण क्या बताए? 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम, और दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मैं फिर दोहराती हूँ, जुडिशियल रिस्ट्रेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब? जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि न्यायपालिका आमतौर पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि वो बहुत स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो। न्यायपालिका विधायिका के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करती है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कहता है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना। और तीनों को अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि संसद द्वारा पारित कानून पर रोक लगाना विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण जैसा होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता की धारणा। इसका मतलब है कि जब विधायिका कोई कानून बनाती है तो ये मानकर चला जाता है कि वो कानून संवैधानिक है जब तक कि उसे असंवैधानिक साबित न कर दिया जाए। सबूत का भार उस पर होता है जो कानून को चुनौती दे रहा है। समझ गया। तो कोर्ट ने एक तरह से संयम दिखाया और संसद के कानून बनाने के अधिकार का सम्मान किया। तो इस फैसले का अब प्रभाव क्या होगा? सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, सबसे तात्कालिक प्रभाव तो यही है कि नया नियुक्ति तंत्र जो 2023 एक्ट में है वो लागू रहेगा। मतलब नियुक्तियां उसी समिति द्वारा होंगी जिसमें सरकार का बहुमत है। और इससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। अनूप बारणवाल फैसले को कई लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण माना था, जहां कोर्ट ने कानून की कमी को देखते हुए खुद एक व्यवस्था बना दी थी। और अब इस नए फैसले को जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट के बीच का संतुलन है। हाँ, और ये दिखाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कितना जटिल है और इसकी व्याख्या अलग-अलग संदर्भों में कैसे बदल सकती है।
क्या ये सिर्फ प्रक्रियात्मक अलगाव है या वास्तविक शक्ति संतुलन की बात है, इस पर बहस जारी रहेगी। दीर्घकालिक चिंताएं क्या हो सकती हैं इससे? लॉन्ग टर्म कंसर्न्स? सबसे बड़ी चिंता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण। अगर लोगों को लगने लगे कि ईसीआई की नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी संदेह बढ़ सकता है और इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि नया कानून लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है, विधायिका के प्रति सम्मान दिखाते हुए। जी, लेकिन ईसीआई की स्वतंत्रता का जो मौलिक सवाल है वो अनसुलझा है और बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि व्यवहार में ईसीआई कितना स्वतंत्र रह पाता है और कितना स्वतंत्र माना जाता है। परसेप्शन भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, परसेप्शन इज की। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ईसीआई की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्ष धारणा दोनों आवश्यक है। तो आगे का रास्ता क्या है? अब जिम्मेदारी नागरिकों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और राजनीतिक दलों पर भी आती है कि वो इस प्रक्रिया पर और ईसीआई के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखें और सवाल उठाते रहें। ये एक सतत प्रक्रिया है। चलिए, ये तो हुई जीएस पेपर 2 की बात। अब हम चलते हैं जीएस पेपर 3 की ओर। इसमें पहला विषय है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स 2024 रिपोर्ट, SOFO 2024। हाँ, सोफो रिपोर्ट, ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य और कृषि संगठन की एक प्रमुख रिपोर्ट है। FAO याद रखिएगा। ये रिपोर्ट दुनिया भर के वनों की स्थिति का एक तरह से वैश्विक बेंचमार्क मानी जाती है। और वनों का महत्व तो हम सब जानते ही हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका, सब कुछ वनों से जुड़ा है। बिल्कुल, और सोफो 2024 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि वनों की कटाई रोकने और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत वन प्रबंधन में दुनिया ने कितनी प्रगति की है, इसका आकलन किया जाए, खास तौर पर 2030 तक के जो लक्ष्य रखे गए हैं। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? क्या हम सही रास्ते पर हैं? रिपोर्ट की तस्वीर मिली जुली है, लेकिन चिंताजनक ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में कुछ कमी आई है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, कुछ कमी है, लेकिन ये कमी पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया 2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह रोकने और डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स की बहाली करने के जो लक्ष्य हैं, उनसे काफी पीछे है। मैं लक्ष्य दोहराती हूँ, 2030 तक वनों की कटाई रोकना और डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स की बहाली, हम इस लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। ये चिंता की बात है। रिपोर्ट और क्या कहती है? समाधान क्या सुझाती है? रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है, स्थानीय कर्ताओं की भूमिका, यानी लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदाय, इंडिजिनस पीपल्स, स्वदेशी लोग और फैमिली फार्मर्स, पारिवारिक किसान। उनकी क्या भूमिका है? रिपोर्ट बताती है कि ये समूह दुनिया के लगभग 50% वनों और कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं, आधा हिस्सा। और ये भी पाया गया है कि जिन वनों का प्रबंधन ये समुदाय करते हैं, वहाँ संरक्षण के परिणाम बेहतर होते हैं। मतलब वहाँ वनों की कटाई कम होती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। जी हाँ, कम वनों की कटाई, उच्च जैव विविधता। ये रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि इन समुदायों को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों को मान्यता देना वन संरक्षण के लिए कितना जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है। और फाइनेंसिंग के बारे में क्या? पैसे की जरूरत तो होगी ही। बिल्कुल, रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंसिंग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, अभिनव वित्त पोषण तंत्र विकसित करने का आह्वान किया गया है। जैसे कि किस तरह के तंत्र? उदाहरण के लिए रिजल्ट्स बेस्ड पेमेंट्स, परिणाम आधारित भुगतान, जैसे REDD++, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डेग्रेडेशन। इसमें वनों की कटाई कम करने पर विकासशील देशों को भुगतान किया जाता है। अच्छा, और ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना, जो पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, रीडायरेक्टिंग हार्मफुल सब्सिडीज, मतलब वो सरकारी सब्सिडीज जो वनों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे खेती के विस्तार के लिए, उन्हें हटाकर वन संरक्षण में लगाया जाए। ये तो मंतकी लगता है। और कितनी फाइनेंसिंग की जरूरत बताई गई है? रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक वन बहाली में जो निवेश हो रहा है, उसे 3 गुना करने की जरूरत होगी, ट्रिपल दी इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये तो ही वैश्विक स्थिति,
भारत के लिए इस रिपोर्ट की क्या प्रासंगिकता है? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? भारत के लिए ये रिपोर्ट कई मायनों में प्रासंगिक है। पहली बात तो ये कि भारत के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत। हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में एक लक्ष्य है 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। मैं दोहराती हूँ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एडिशनल कार्बन सिंक बाय 2030, और ये लक्ष्य वनों के बिना हासिल नहीं हो सकता। सही बात है। और रिपोर्ट में जो स्थानीय समुदायों पर जोर दिया गया है उसका भारत से क्या कनेक्शन है? उसका सीधा कनेक्शन है भारत के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 से, यानी वन अधिकार अधिनियम 2006। मैं फिर से दोहराती हूँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये कानून वनों में रहने वाले समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। तो SFORA रिपोर्ट एक तरह से FRA के महत्व को ही उजागर कर रही है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय समुदायों को सशक्त करना जरूरी है, और FRA भारत में इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। रिपोर्ट का संदेश है कि FRA का प्रभावी कार्यान्वयन न केवल सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारे पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी जरूरी है। तो मतलब ग्राम सभाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। जी हाँ, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, उन्हें वन बंधन में वास्तविक अधिकार देना, ये महत्वपूर्ण है। और फाइनेंसिंग वाला पहलू, इनोवेटिव फाइनेंस की बात जो रिपोर्ट करती है, भारत के लिए ये एक चुनौती भी है और अवसर भी। हमें घरेलू संसाधन जुटाने होंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त और बाजार तंत्रों जैसे कार्बन मार्केट का लाभ उठाने के तरीके खोजने होंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी? सावधानी ये कि हम कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का वस्तुकरण के जोखिम से बचें। मतलब ऐसा ना हो कि वन संरक्षण सिर्फ कार्बन क्रेडिट बेचने का जरिया बन जाए और उसका लाभ केवल बड़ी कंपनियों या वित्तीय मध्यस्थों को मिले। हाँ, ये जरूरी है कि लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। बिल्कुल। फोकस पारिस्थितिक बहाली, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और समुदाय सशक्तिकरण, कम्युनिटी एम्पावरमेंट पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ कार्बन नंबरों पर। तो इस SOFI 2024 रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या है? कंक्लूजन क्या है? रिपोर्ट का स्पष्ट आह्वान है एक पैराडाइम शिफ्ट का। हमें वन प्रबंधन के केंद्रीकृत तरीकों से हटकर विकेंद्रीकृत समुदाय सशक्त दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। 2 मुख्य संदेश हैं। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता में बदले। दूसरा, संरक्षण रणनीतियां सामुदायिक अधिकारों और उनके पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हों। और भारत के लिए रास्ता? भारत के लिए रास्ता यही है कि हम इन वैश्विक सबकों से सीखें, FRA के कार्यान्वयन को मजबूत करें और ये सुनिश्चित करें कि वन संरक्षण के लिए जो भी वित्त पोषण हो वो न्यायसंगत, इक्विटेबल हो और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाए। चलिए अब GS पेपर 3 के दूसरे विषय पर आते हैं। ये इकोनॉमी से जुड़ा है। कंटिन्यूटी एंड कॉशन, द एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, विदेश व्यापार नीति। पहले ये बताएं कि ये होती क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक तरह का रोड मैप होता है जो बताता है कि देश अगले कुछ सालों में अपने एक्सपोर्ट्स, निर्यात को कैसे बढ़ाएगा और इंपोर्ट्स, आयात को कैसे मैनेज करेगा। ये देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और वैश्विक बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और FTP 2023 कब आई थी? ये अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई थी और इसे एक गतिशील और अनुकूलनीय, डायनामिक एंड अडेप्टेबल नीति बताया गया था। लेकिन अब सरकार ने इसे एक्सटेंड करने का फैसला किया है। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि मौजूदा FTP 2023 को अगले आदेश तक जारी रखा जाएगा। मतलब इसे फिलहाल बदला नहीं जाएगा। तो पहले ये समझते हैं कि FTP 2023 के लक्ष्य क्या थे और इसमें खास क्या था। FTP 2023 का एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था 2030 तक भारत के कुल निर्यात को USD 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। मैं दोहराती हूँ, USD 2 ट्रिलियन बाय 2030। और इसमें वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विसेज दोनों से बराबर योगदान का लक्ष्य रखा गया था। USD 2 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और नीति में क्या बदलाव किए गए थे इसे हासिल करने के लिए? एक बड़ा बदलाव था कि ये नीति
पारंपरिक इंसेंटिव बेस्ड प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण से हटकर रिमिशन एंड एंटाइटलमेंट छूट और हकदारी पर ज्यादा जोर देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इंसेंटिव से रिमिशन? मतलब पहले निर्यातकों को सीधे सब्सिडी या प्रोत्साहन दिए जाते थे, जिनमें अक्सर WTO विश्व व्यापार संगठन में विवाद होता था। अब फोकस इस बात पर है कि निर्यातकों ने जो ड्यूटीज और टैक्सेस भरे हैं उन्हें वापस किया जाए, रिमिशन। इसका एक प्रमुख उदाहरण है RODTP योजना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। मैं फिर से नाम लेती हूँ, RODTP स्कीम। ये WTO के नियमों के अनुरूप भी है। अच्छा, तो ये WTO कंप्लायंट है। और क्या स्तंभ थे इस नीति के? FTP 2023 के 4 की पिलर्स बताए गए थे। 4 पिलर्स कौन कौन से? पिलर 1 इंसेंटिव टू रिमिशन, जिसकी हमने बात की। पिलर 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, इसमें राज्यों, जिलों और विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर है। अच्छा, कोलैबोरेशन। हाँ, और इसी के तहत एक प्रमुख पहल है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, DEH, मतलब हर जिले को एक निर्यात हब के रूप में विकसित करना। DEH इनिशिएटिव याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, इंटरेस्टिंग। तीसरा स्तंभ? पिलर 3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करना आसान बनाना। इसमें लेन देन की लागत कम करना, प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करना, पेपरलेस ट्रेड को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, और चौथा? पिलर 4 इमर्जिंग एरियाज, उभरते क्षेत्र। इसमें ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना और स्कोमेट नीति का सरलीकरण शामिल है। स्कोमेट का मतलब है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, यानी संवेदनशील वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण। तो स्कोमेट नीति को सरल बनाना भी एक लक्ष्य था। तो ये 4 स्तंभ थे: रिमिशन, कोलैबोरेशन, DEH, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इमर्जिंग एरियाज, ई-कॉमर्स, स्कोमेट। जी हाँ, और FTP 2023 की एक खास बात ये भी थी कि इसे पारंपरिक 5 साल के चक्र से अलग रखा गया था। कहा गया था कि ये एक डायनामिक, गतिशील नीति होगी जिसे जरूरत के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। तो फिर इससे अब एक्सटेंड क्यों किया गया है? अपडेट क्यों नहीं किया गया? इसका मुख्य कारण है मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर में भू राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं, सप्लाई चेन्स में बाधाएं आ रही हैं, कई देश प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में सरकार ने पॉलिसी स्टेबिलिटी, नीति स्थिरता और कंटिन्यूटी, निरंतरता प्रदान करना ज्यादा जरूरी समझा। ये एक तरह से सतर्क और व्यवहारिक, कॉशियस और प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण है। अच्छा, यहाँ एक तालिका का भी जिक्र है जो इन स्तंभों को संक्षेप में बताती है। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए, तालिका यही बातें दोहराती है। पिलर 1 इंसेंटिव टू रिमिशन, इसमें मुख्य बात है सब्सिडी से हटकर करोन शुल्कों की WTO कंप्लायंट छूट देना, जैसे RODTEP। ठीक है। पिलर 2? पिलर 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन वाया कोलैबोरेशन, इसमें सभी हितधारकों, केंद्र, राज्य, जिले, मिशन के बीच सहयोग पर जोर है। और सबसे महत्वपूर्ण पहल है DEH, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। पिलर 3? पिलर 3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लागत कम करना, ऑटोमेशन, पेपरलेस ट्रेड। लक्ष्य है व्यापार को सुगम बनाना। और पिलर 4? पिलर 4 इमर्जिंग एरियाज, इसमें ई-कॉमर्स निर्यात के लिए हब्स बनाना और SEOMET नीति का सरलीकरण शामिल है। ये भविष्य के क्षेत्रों पर फोकस करता है। स्पष्ट है। तो ये 4 स्तंभ FTP 2023 की रूपरेखा हैं। अब बात करते हैं इस विस्तार के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, आर्थिक प्रभाव की। इसका महत्व क्या है? जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा महत्व तो स्थिरता है, स्टेबिलिटी। व्यवसायों को, खासकर निर्यातकों को पता होता है कि नीतियां अचानक नहीं बदलेंगी। ये उनके लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। जी, लेकिन नीति की सफलता केवल स्थिरता पर निर्भर नहीं करती, ये उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। खासकर DEH जैसी पहलों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना प्रभावी होता है, ये देखना होगा। DEH में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? कई चुनौतियां हैं।
जिला स्तर पर निर्यात को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण करना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत होगी और सबसे जरूरी, जिलों में लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, टेस्टिंग लैब्स, बेहतर सड़कें विकसित करना होगा। हाँ, ये तो है। और ये दिलचस्प है कि कैसे आर्थिक नीति GS3 का मुद्दा शासन और संघवाद गवर्नेंस फेडरलिज्म GS2 से जुड़ जाता है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा DEH के लिए। बिल्कुल, ये मल्टी लेवल गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। तो अंत में इस विस्तार के निर्णय को हम कैसे देखें? कंक्लूजन क्या है? ये निर्णय काफी प्रैग्मेटिक और प्रूडेंट लगता है। खासकर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्यातकों के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है। लेकिन वो USD $2 ट्रिलियन का लक्ष्य, क्या वो सिर्फ स्थिरता से हासिल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य केवल नीति की निरंतरता से हासिल नहीं होगा। उसके लिए प्रभावी कार्यान्वयन, वैश्विक मांग में सुधार और जैसा हमने कहा, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी बहुस्तरीय सहयोग, इफेक्टिव मल्टी लेवल कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। DEI जैसी पहलों को सफल बनाना होगा। सही है। तो स्थिरता एक जरूरी कदम है, पर मंजिल अभी दूर है। चलिए अब हम चलते हैं GS पेपर 1 की ओर, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी। और यहाँ एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, न्यू लाइट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्कवरी एट परदा बेट, कच्छ। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता पर नई रोशनी, कच्छ के पड़ता बेट में एक नई खोज। इंदस वैली सिविलाइजेशन, IVC, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। इसका महत्व तो निर्विवाद है। बिल्कुल, और गुजरात का कच्छ क्षेत्र IVC के अध्ययन के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, खासकर इसके समुद्री आयामों को समझने के लिए। धोलावीरा, लोथल जैसी प्रसिद्ध साइट्स यही हैं। और अब ये नई खोज हुई है पड़ता बेट में। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के पुरातत्वविदों की एक टीम ने कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में एक ऊंची जगह पर स्थित पड़ता बेट में खुदाई की है और उन्हें वहां लगभग 5200 साल पुरानी, मैं दोहराती हूँ, 5200 ईयर ओल्ड एक हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले हैं। 5200 साल पुरानी, ये तो बहुत प्राचीन है। अर्ली हड़प्पन काल के आसपास। हाँ, ये अर्ली हड़प्पन से लेकर लेट हड़प्पन तक फैली हुई लगती है। तो वहां से ऐसे क्या पुरावशेष मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स, जिनसे हमें IVC के बारे में कुछ नया पता चलता है? क्या रहस्य खुल रहे हैं? काफी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। सबसे पहले तो सिरामिक्स, मिट्टी के बर्तन। बहुत बड़ी मात्रा में बर्तन मिले हैं, जिनमें कुछ सजाए हुए टुकड़े भी हैं। बर्तनों की शैलियों से क्या पता चलता है? शैलियां अर्ली हड़प्पन, प्रारंभिक हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा और लेट हड़प्पन, उत्तर हड़प्पा, तीनों कालों की हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ये बस्ती किसी एक छोटे कालखंड के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि तक आबाद रही थी, कंटिन्यूअस सेटलमेंट। अच्छा, और बर्तनों के अलावा जो सबसे रोमांचक खोज है वो है सेमी प्रेशियस स्टोन्स, अर्धकीमती पत्थर और उनसे बने ऑर्नामेंट्स, आभूषण, खासकर कार्नेलियन और एगेट के मोती। बीड्स। कार्नेलियन बीड्स, ये तो हड़प्पा की पहचान है एक तरह से। बिल्कुल। और सिर्फ मोती ही नहीं मिले, बल्कि उन्हें बनाने के, उनमें छेद करने के उपकरण जैसे कि ड्रिल्स भी मिले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। क्यों? इसका क्या महत्व है? क्योंकि कार्नेलियन के मोती हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख निर्यात वस्तु थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक, तक होता था। तो पड़ता बेट में मोतियों के साथ साथ उन्हें बनाने के औजारों का मिलना ये इशारा करता है कि ये जगह सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, बल्कि शायद मोतियों का एक महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रही होगी। वाह, मतलब एक इंडस्ट्रियल साइट कह सकते हैं, एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। इसके अलावा टेराकोटा की वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी के फ्रेम वगैरह, जो रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। और जानवरों के अवशेष, फॉनल रिमेन्स। हाँ, बड़ी संख्या में जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, मवेशी, कैटल, भेड़, शीप, बकरी, गोट की। जू आर्कियोलॉजी, यानी इन हड्डियों का अध्ययन, हमें उस समय के लोगों के आहार, डाइट, उनकी पशुपालन प्रथाओं, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस और यहाँ तक कि स्थानीय पर्यावरण, लोकल एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी दे सकता है। तो इस पूरी खोज का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला तो है लोकेशन, स्थान का महत्व। पड़ता बेट कच्छ के रेगिस्तान में एक ऊंचे स्थल पर है। संभव है कि प्राचीन काल में ये एक द्वीप, आइलैंड रहा हो
या समुद्र तट के बहुत करीब रहा हो। अच्छा, तटीय बस्ती। पॉसिबली। और जब हम इसे मिली व्यापारिक वस्तुओं जैसे कार्निलियन मोतियों के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये आईवीसी के मैरिटाइम ओरिएंटेशन, समुद्री अभिविन्यास को और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि आईवीसी सिर्फ नदी घाटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि इसका एक परिष्कृत समुद्री व्यापार नेटवर्क भी था, और कच्छ इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यानी समुद्र के रास्ते व्यापार में कच्छ की भूमिका बहुत अहम थी। जी हाँ। दूसरा महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशन है आईवीसी की इंटरनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आंतरिक आर्थिक भूगोल को लेकर। वो कैसे? एक पारंपरिक मॉडल है जिसे कोर पेरिफेरी मॉडल, केंद्र परिधि मॉडल कहते हैं। इसमें माना जाता था कि मोहेंजोदारो, हड़प्पा जैसे बड़े शहर कोर यानी केंद्र थे, और गुजरात जैसे क्षेत्र पेरिफेरी यानी बाहरी इलाके थे जो केंद्रों को कच्चा माल सप्लाई करते थे। हाँ, ये मॉडल तो पढ़ा है। लेकिन पड़ता बेट जैसी जगहों पर या धोलावीरा और लोथल में भी लंबे समय तक बसावट और उन्नत शिल्प उत्पादन जैसे मोती बनाने के प्रमाण इस मॉडल को चुनौती देते हैं। ये दिखाते हैं कि कच्छ स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो सकता था, न कि सिर्फ एक परिधि। मतलब कच्छ का अपना एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था। बिल्कुल। हो सकता है यहाँ नमक का उत्पादन होता हो, शिल्प वस्तुएं बनती हों, और ये समुद्री व्यापार के लिए एक गेटवे की तरह काम करता हो। तो ये खोज हमें आईवीसी की क्षेत्रीय विविधता और आर्थिक जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इतिहास स्थिर नहीं है। एग्जैक्टली। इतिहास गतिशील है। हमारा ज्ञान लगातार पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विकसित होता रहता है। एस्पिरेंट्स के लिए भी ये एक सबक है कि उन्हें आलोचनात्मक, क्रिटिकल और जिज्ञासु इंक्विजिटिव बने रहना चाहिए। आईवीसी की पूरी तस्वीर अभी भी बन रही है, और पड़ता बेट जैसी खोजें उसमें नए रंग भर रही हैं। तो संक्षेप में, पड़ता बेट की खोज आईवीसी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, ये उस प्राचीन सभ्यता की विशाल पहेली का एक और टुकड़ा है। जी, ये हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रीय विविधता, उनके आर्थिक परिष्कार, इकोनॉमिक सोफिस्टिकेशन और उनके समुद्री कौशल, मरीटाइम स्किल्स पर नई रोशनी डालता है, और ये भी दिखाता है कि कच्छ जैसे क्षेत्रों में अभी भी अपार पुरातात्विक क्षमता, आर्कियोलॉजिकल पोटेंशियल मौजूद है। चलिए इतिहास की गहराइयों से निकलकर अब आते हैं जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पर। यहाँ हम एक केस स्टडी पर बात करेंगे। हाँ, एक बहुत ही प्रासंगिक केस स्टडी है, द थिन लाइन बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। मामला अध्ययन, सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हित के बीच की महीन रेखा। क्या है ये सिनेरियो? जरा विस्तार से बताएं। सिनेरियो ये है कि एक आईएएस अधिकारी हैं, मिस्टर शर्मा। वो एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो बोलियां आई हैं, उनका मूल्यांकन करने वाली समिति, टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी के सदस्य हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पद पर है। जी। अब पता चलता है कि एक प्रमुख बोली लगाने वाली कंपनी में मिस्टर शर्मा के बहनोई, ब्रदर इन लॉ की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, सिग्निफिकेंट स्टेक है। ये बात मीडिया में आ जाती है। ओह, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला लग रहा है। बिल्कुल। अब मिस्टर शर्मा अपना बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें इस पारिवारिक संबंध के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने अंतिम वोटिंग यानी फाइनल वोट के समय खुद को प्रक्रिया से अलग कर लिया था, रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। अच्छा, उन्होंने रिक्यूज कर लिया था। हाँ, फाइनल वोट से। लेकिन जब रिकॉर्ड देखे जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट की शुरुआती बैठकों, तकनीकी मूल्यांकन और कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में सक्रिय रूप से शामिल थे। ओहो, तो वो पूरी प्रक्रिया से अलग नहीं हुए थे, सिर्फ अंतिम वोट से हटे थे। जी हाँ, और उनका तर्क ये है कि उनका हस्तक्षेप पूरी तरह पेशेवर, प्रोफेशनल और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव था, और उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ये तो वाकई एक महीन रेखा वाला मामला है। इसमें नैतिक मुद्दे क्या-क्या शामिल है? एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड। इसमें कई गंभीर नैतिक मुद्दे हैं। सबसे स्पष्ट तो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। ये दोहराना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये तब होता है जब किसी लोक सेवक के निजी हित, पारिवारिक, वित्तीय या अन्य, उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित होते हुए प्रतीत हो सकते हैं। अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब अगर ऐसा लगे भी कि पक्षपात हो सकता है तो वो भी गलत है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में सत्यनिष्ठा। प्रोबिटी का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार न करना नहीं है,
बल्कि इसका मतलब है पूर्ण ईमानदारी, कंप्लीट ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। लोक सेवक का आचरण संदेह से परे होना चाहिए। मिस्टर शर्मा के कार्यों ने, भले ही उन्होंने कानून न तोड़ा हो, पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा कर दिया। और इससे जनता के विश्वास का क्या होता है? इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। एग्जैक्टली। तीसरा मुद्दा यही है, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जन विश्वास का क्षरण। सरकारी कार्यों की निष्पक्षता में जनता का विश्वास सर्वोपरि है। अगर लोगों को लगे कि निर्णय प्रक्रिया में पक्षपात हुआ है, तो उनका व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और चौथा, आपने कहा मूलभूत मूल्यों का उल्लंघन। जी हाँ, वायोलेशन ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज, मूलभूत मूल्यों का उल्लंघन। सिविल सेवा के कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं, जैसे निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और सत्यनिष्ठा। मिस्टर शर्मा भले ही दावा करें कि वो वस्तुनिष्ठ थे, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार से जुड़ी कंपनी के मामले में पूरी तरह वस्तुनिष्ठ रह सकता है? अनकॉन्शियस बायस का खतरा तो हमेशा रहता है। इसलिए उनके कार्यों ने इन मूलभूत मूल्यों का भी उल्लंघन किया है, कम से कम उनकी भावना का। अब इसका विश्लेषण करते हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। यहाँ लीगल और एथिकल के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मिस्टर शर्मा का बचाव कानूनी लगता है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। जी, उनका बचाव एक संकीर्ण कानूनी व्याख्या में पर आधारित है। अंतिम वोट से हट जाना शायद प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूरी करता हो, लेकिन ये नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक सिविल सेवक का मानक सिर्फ कानून का पालन करने से कहीं ऊपर है। उसे नैतिक रूप से त्रुटिहीन होना चाहिए। कानून तो न्यूनतम सीमा है, असली आह्वान तो सार्वजनिक सेवा की भावना को बनाए रखना है, और इसमें हितों के टकराव के आभास, इवन द अपीयरेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, से भी बचना शामिल है। तो मिस्टर शर्मा को क्या करना चाहिए था? नैतिक रूप से सही रास्ता क्या होता? नैतिक रूप से सही रास्ता होता कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके रिश्तेदार की कंपनी बोली लगा रही है, उन्हें तुरंत इसकी घोषणा डिस्क्लोज करनी चाहिए थी और पूरी समिति प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, शुरुआत से ही, न कि सिर्फ अंतिम वोट से। हाँ, क्योंकि फैसले पर असली प्रभाव तो शुरुआती चरणों में भी डाला जा सकता है, टेक्निकल एवैल्यूएशन, शॉर्टलिस्टिंग में। बिल्कुल। पर यहाँ मार्गदर्शक शक्ति क्या होनी चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन असली मार्गदर्शक शक्ति है अधिकारी की अपनी कॉन्शियंस, अंतरात्मा। एक नैतिक रूप से सजग अंतरात्मा उन्हें शुरुआत में ही पूरी प्रक्रिया से हटने के लिए प्रेरित करती। तो आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 2 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहला, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर शर्मा को उनके निर्णय में हुई चूक के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और दूसरा, सिस्टमिक रिफॉर्म्स। हाँ, सिस्टमिक रिफॉर्म्स। हमें मजबूत संस्थागत तंत्र, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बनाने की जरूरत है, जैसे कड़े डिस्क्लोजर नॉर्म्स, प्रकटीकरण मानदंड, अधिकारियों को अपने संभावित हितों के टकराव की घोषणा करनी पड़े, रिक्यूजल के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल हो कि कब और कैसे अधिकारी को पूरी प्रक्रिया से हटना है, और नियमित रूप से सिनेरियो बेस्ड एथिकल ट्रेनिंग, परिदृश्य आधारित नैतिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि अधिकारी ऐसी स्थितियों को पहचानना और उनसे निपटना सीख सकें। तो इस केस स्टडी का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सिविल सेवा और राज्य की वैधता, लेजिटिमेसी के लिए गैर परक्रम्य, नॉन नेगोशिएबल है। पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच की जो महीन रेखा है, वो हमेशा स्पष्ट रहनी चाहिए और उसकी हर कीमत पर सावधानी से रक्षा की जानी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये थे हमारे आज के मुख्य विश्लेषण। अब समय है हमारे डेली एग्जाम कॉर्नर का। हाँ, तो सबसे पहले प्रेनेंस की फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। मैं हर तथ्य को स्पष्ट रूप से पढ़ूंगी और उसका संदर्भ भी दूंगी। जरूरी लगे तो आप दोहरा सकते हैं। जरूर। फैक्ट 1, नई सीईसी चयन समिति 2023 एक्ट के अनुसार कौन कौन है? पीएम, लॉप, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है। पीएम, लॉप एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। फैक्ट 2, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 एक्ट पर रोक लगाने से क्यों इनकार किया? मुख्य कारण जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम और सेपरेशन ऑफ पावर्स। Judicial restraint and separation of powers. Got it. फैक्ट 3,
2023 एक्ट ने चयन समिति से किसे हटाया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को, जो अनूप बारनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य समिति का हिस्सा थे। सीजीआई को हटाया गया। ठीक है। फैक्ट 4 SOFO 24 रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स कौन प्रकाशित करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। फैक्ट 5 SOFO 2024 रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है? वनों की कटाई रोकने के लक्ष्य के बारे में। दुनिया 2030 के लक्ष्य से पीछे है। बिहाइंड द 2030 टारगेट। नोटेड। फैक्ट 6 SOFO रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग विश्व के वनों और कृषि भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन करते हैं? लगभग 50%, 50%। अराउंड 50%। 7 FTP 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक USD $2 ट्रिलियन का निर्यात। USD 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030। फैक्ट 8 FTP 2023 का एक प्रमुख स्तंभ या पहल क्या है जो जिलों पर केंद्रित है? डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH, जिले निर्यात हब। Districts as export hubs DEH, right. फैक्ट 9 पड़ता बेट कहाँ स्थित है और ये क्यों चर्चा में है? ये कच्छ, गुजरात में हाल ही में खोजी गई 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती है। Partabet, Kutch, Gujarat. 5,200 year old Harappan settlement. फैक्ट 10 पड़ता बेट से किस प्रकार की महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं? हड़प्पा के विभिन्न कालों के बर्तन, सिरेमिक्स और कार्नीलियन जैसे अर्धकीमती पत्थर के मोती, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स। Pottery and carnelian beads. Okay. फैक्ट 11 शक्तियों का पृथक्करण का क्या अर्थ है? सरकार की जिम्मेदारियों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन। Division of government responsibilities. फैक्ट 12 प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस शासन में सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? सार्वजनिक पद पर मजबूत नैतिक सिद्धांत, ईमानदारी और शालीनता का पालन करना। एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। Probity, strong moral principles. Clear. ये थे prelims facts. अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांतों और संस्थागत स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की आवश्यकता के बीच तनाव को उजागर करता है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इस फैसले के निहितार्थों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। अच्छा प्रश्न है। क्रिटिकल एनालिसिस करना है। जी। उत्तर में आपको पहले संदर्भ बताना होगा, अनूप बारनवाल केस, नया एक्ट, SC का फैसला, फिर आपको दोनों पहलुओं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर्ट का तर्क और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, चिंताएं पर चर्चा करनी होगी। इनके बीच का तनाव दिखाना होगा और अंत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष देना होगा। बिल्कुल। इसमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट वर्सेस एक्टिविज्म का एंगल भी लाया जा सकता है और ECI की क्रेडिबिलिटी का मुद्दा भी अहम है। हाँ, ये सदबिंदु जरूर शामिल करने चाहिए। चलिए, अब बारी है डेली क्विज की। मैं प्रश्न पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, थोड़ा रुकूंगा और फिर सही उत्तर बताऊंगा एक्सपर्ट स्पीकर की मदद से। तैयार हैं सब? क्वेश्चन 1 2023 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट के अनुसार नई चयन समिति में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं A प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, B चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, C स्पीकर ऑफ लोकसभा, D अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सोचिए, किसे रिप्लेस किया गया? सही उत्तर है B चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नए कानून ने CJI को समिति से हटा दिया, जिन्हें अनूप बारनवाल मामले में SC ने शामिल किया था। करेक्ट। आंसर इज B। क्वेश्चन 2 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स SOFO रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख प्रकाशन है? ऑप्शंस हैं A यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, B वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, C फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, D वर्ल्ड बैंक। SOFO रिपोर्ट कौन निकालता है? ये हमने अभी डिस्कस किया था। सही उत्तर है C फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। बिल्कुल, आंसर इज C। क्वेश्चन 3 डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH पहल किस नीति का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शंस A नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, B आत्मनिर्भर भारत अभियान, C फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, D
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान DEH इनिशिएटिव किस पॉलिसी का हिस्सा है? ये भारत की विदेश व्यापार नीति का हिस्सा है, तो सही उत्तर है सी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 4, पड़ता बेट में प्रमुख हड़प्पा बस्ती की हालिया खोज किस भारतीय राज्य में हुई है? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। पड़ता बेट कहाँ है? ये खोज कच्छ में हुई है, जो गुजरात में है, तो उत्तर है डी गुजरात। करेक्ट आंसर इज डी। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऐसी स्थिति जिसमें एक लोक सेवक के निजी हित संभावित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शंस ए नेपोटिज्म, बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सी करप्शन, डी मेल एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, इसे क्या कहते हैं? इस स्थिति को सबसे सटीक रूप से बी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव, वर्णित करता है। बिल्कुल सही, आंसर इज बी। तो ये था हमारा आज का क्विज। अब जल्दी से रिवीजन फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं। मैं कार्ड का एक हिस्सा बोलूंगी, आपको सोचना है कि दूसरी तरफ क्या है, फिर मैं पूरा बताऊंगी। कार्ड 1, अनूप बारनवाल केस। ये 2023 का SC मामला था जिसने अस्थायी रूप से CGI सहित पैनल को CECC नियुक्ति के लिए अनिवार्य किया था। कार्ड 2, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। ये FTP 2023 की पहल है जिसका उद्देश्य जिला स्तर से निर्यात को बढ़ावा देना है। कार्ड 3, पड़ता बेट। ये कच्छ, गुजरात में खोजी गई नई 5200 साल पुरानी हड़प्पा साइट है। कार्ड 4, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये एक न्यायिक दर्शन है जहां न्यायाधीश अपनी शक्ति को सीमित करते हैं और विधायिका के निर्णयों का सम्मान करते हैं। कार्ड 5, SFO रिपोर्ट। ये FAO द्वारा वनों पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स। कार्ड 6, FTP 2023। ये भारत की वर्तमान विदेश व्यापार नीति है जिसका लक्ष्य 2030 तक USD 2 ट्रिलियन निर्यात है। कार्ड 7, कार्नीलियन बीड्स। ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कलाकृति हैं जो उन्नत शिल्प कौशल और व्यापार नेटवर्क का संकेत देती हैं। पट्टा बेट में मिली हैं। कार्ड 8, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक नैतिक चुनौती है जहां सार्वजनिक जिम्मेदारियां निजी हितों से टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं। कार्ड 9, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये कानूनी सिद्धांत है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसे असंवैधानिक साबित न कर दिया जाए। कार्ड 10, प्रॉपर्टी। ये शासन में एक मूलभूत मूल्य है, पूर्ण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपराइटनेस। ये थे हमारे फ्लैश कार्ड्स। और क्विज आंसर्स को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 1B, 2C, 3C, 4D, 5B। तो आज के विस्तृत विश्लेषण से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? लेट्स समराइज द टेकअवेज। हाँ, संक्षेप में देखें तो पहला, हमने ECI नियुक्ति प्रक्रिया में आए बदलावों को समझा। नया 2023 एक्ट, नई चयन समिति की संरचना, PM, लॉ P, कैबिनेट मंत्री और सुप्रीम कोर्ट का इस पर रोक न लगाने का फैसला जिसमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट का हवाला दिया गया, पर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पर सवाल बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा हमने दुनिया के वनों की स्थिति पर SRFO 2024 रिपोर्ट देखी। चिंताजनक बात यह है कि हम 2030 के लक्ष्यों से पीछे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका में है। फाइनेंसिंग बढ़ाने और FRA जैसे कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। तीसरा, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक्सटेंड किया गया है ताकि स्थिरता बनी रहे। हमने इसके 4 स्तंभ देखे, खासकर डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH पहल और USD 2 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए कार्यान्वयन की चुनौतियों को समझा। चौथा, गुजरात के पड़ता बेट में मिली नई हड़प्पा बस्ती की खोज। इससे हमें IVC के समुद्री व्यापार, उसके क्षेत्रीय विस्तार, कच्छ का महत्व और शिल्प उत्पादन के बारे में नई और रोमांचक जानकारी मिली है। ये पुराने कोर पेरिफेरी मॉडल को चुनौती देती है। और पांचवां, हमने एथिक्स के केस स्टडी के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव और प्रॉपर्टी, सत्यनिष्ठा के महत्व को समझा।
ये देखा कि कानूनी रूप से सही होना ही काफी नहीं है, नैतिक रूप से सही होना और सही दिखना भी एक सिविल सेवक के लिए कितना जरूरी है। तो आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। याद रखें, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना, विश्लेषण करना और लागू करने की क्षमता विकसित करना भी है। और आज हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की वो न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक और भविष्य के प्रशासक के रूप में आपकी समझ को भी गहरा करते हैं। इस विश्लेषण को आप दोबारा जरूर सुनें ताकि सभी बारीकियां और नुआंसेस स्पष्ट हो जाएं। अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप विशेष सामग्री और लाभ चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आया है और आप हमें समर्थन करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेजकर अपना समर्थन दिखा सकते हैं। इससे हमें लंबे समय तक आपके लिए ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलेगी। इट हेल्प्स अस सस्टेन द चैनल इन द लॉन्ग रन। अपनी तैयारी पूरी लगन से जारी रखें, केंद्रित रहें। हर दिन एक नया अवसर है सीखने का और बेहतर बनने का। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।